चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मन से देखेंगे आप लोग आज की क्लास को। मैंने क्या बताया, मैं बहुत ज्यादा चीजें बिल्कुल नहीं बताने वाला बेटा, मैं एकदम मेन बताऊंगा। मतलब आपको नोट्स तो करने ही है, पर जो आज मैं चीजें बता रहा हूँ इनको तो घोल के पी जाना है। पहला पार्ट एल्केन, और एल्केन का पहला पार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किन किन तरीकों से एल्केन बनाया जाएगा, किन किन तरीकों से एल्केन को बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको दो तरीके पढ़ने हैं। एक वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है कि अगर मैं दो हेलो एल्केन ले लेता हूं, हेलो एल्केन मतलब जैसे एक क्लोरो और एक कार्बन है मीथेन। ये एक, ध्यान से देखिए इसको, एक क्या है, ये क्लोरो, एक कार्बन मीथेन, ये दूसरा क्लोरोमीथेन। यहां पर 2 मोल्स क्लोरोमीथेन के लिए गए और 2 Na ले लो, सोडियम ले लो, और इधर एरो के ऊपर ड्राई ईथर लेना है आपको। ड्राई ईथर मतलब सूखी हुई कंडीशन, जिसको शॉर्टकट में DE लिख देते हैं। तो ये लेंगे तो होगा क्या, होगा यूं कि ये 2 Na 2 Cl के साथ चले जाएंगे, 2 Na 2 Cl क्या निकल जाएंगे, 2 NaCl निकल गए। अच्छा, मैं बच्चों को देख रहा हूं, अब जब ये कर रहे हैं टेस्ट में वगैरह में लिखते हैं, बनाकर लिखते हैं ना यार, क्या करना है बनाकर, जो सिंपल सामने लिखा हुआ वही तो करेंगे। अगर ये 2 NaCl निकल गए तो क्या बचा बताओ, ये CH3, और CH3 तो करना क्या है यार, इससे दुनिया में और क्या आसान होगा। आप सब लोग 15-16 साल के हो गए, एक बात बताइए, इससे आसान चीज क्या समझ में आएगी। अगर ये भी नहीं समझ में आ रही तो क्यों ली है साइंस तुम लोगों ने। ये 2 NaCl निकल गए और बचे ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ गए और 2 NaCl आपस में निकल गए। इससे आसान क्या होगा, ये CH3 क्या है, इथेन है, 2 कार्बन वाला एल्केन। समझिए, ये इथेन। इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना चाहते हो 2 मोल्स ऑफ CH3Cl ऐसे लिख दिए, अलग अलग ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो। और 2 Na ले लो, ड्राई ईथर को शॉर्ट में DE, CH3 और 2 NaCl ऐसे लिख सकते हो। 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरोमीथेन है ये, और वहां क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है, बस, दैट्स इट। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन जो है वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इन्होंने कहा आप 2 CH3COONA ले लो, CH3COONA, CH3COONA ले लो, ठीक है, ले लिया 2, और 2 ही H2O ले लो, HOH ले लिए भैया 2, और एरो के ऊपर लिख दीजिए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली जब देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इनका नाम है। इसमें क्या होगा रिएक्शन, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये यहां से अगर बॉन्ड टूट जाएगा, ये 2 Na दिख रहे हैं आप लोगों को, ये 2 Na इन 2 OH के साथ क्या बनाएंगे, देखो NaOH, तो 2 NaOH निकल गए, ठीक है। ये H और ये H आपस में क्या बन गया, ये H और ये H आपस में क्या बन गया, H2 बन गया। ये COO और COO देखो, ये वाला यहां पर जहां मैंने एरो बनाया, CO2 2 CO2 निकल गए, और अंत में क्या बचा,
अंत में बचा ये CH3 और CH3 ऊपर की तरह ही CH3 बन गया इथेन। ये दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखो, रिएक्शन लिख देनी है सीधे। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पे रिएक्शन लिखो, लिख देनी है सीधे रिएक्शन। या फिर पूछेगा राइट एनी टू रिएक्शन जिससे हम एल्केन बना सकते हैं, आप ये दोनों लिखेंगे। या फिर ऐसे भी आ सकता है CH3Cl दे दिया, 2Na दे दिया, कई बेवकूफ टीचर ऐसे भी पूछ लेते हैं, हाँ भाई कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको कंप्लीट कर। तो हर तरीकों से आप इनके लिए तैयार रहें। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, वो है तीसरा रिएक्शन, वो भी मैं करवा देना चाहता हूं, वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है डीई मतलब होता है रिमूवल, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप का रिमूवल, हटाना। मतलब CH3COOH ले लो और इसमें आप NaOH डाल दो और CaO डाल दो, ये दोनों चीजें डाल दो, ये कार्बोक्साइल ग्रुप हट जाएगा और ये CH3 और H आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH4। मतलब यहां था ये इथेनोइक एसिड और यहां बन गया है मीथेन। ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिए, ये तीन रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई। इन तीन रिएक्शन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही बार आप जानिएगा, बस एक ही बार समझ लेंगे तो सबका हो जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन का। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लोअर मेंबर्स, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, लोअर मेंबर्स आर गैसियस। लोअर मेंबर मतलब जब कार्बन की संख्या स्टार्टिंग के 4 सर। यस, C1 से लेकर C4 तक, C5 से लेकर C15 17 तक। यस, ये 17 तक, 16 तक, कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ये होते हैं लिक्विड्स। एंड अबव और उससे ऊपर वाले आर सॉलिड्स, वो सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास और वैंडर वॉल फोर्स के। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो तीन चीजें दे देते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ब्यूटेन और 4 कंपाउंड दे दिए, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। क्वेश्चन पूछते हैं अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर इधर 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है। मतलब एक बात तय हो गई, अगर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 1 वाले का होगा। कारण ये है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, बाकियों में 4-4 कार्बन है। ज्यादा कार्बन मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास मतलब ज्यादा वैंडर वॉल फोर्स, सिंपल सीधी सी बात। इसका मतलब 1 का होगा सबसे कम, उसके बाद 2 का और फिर 3 का। क्यों?
2 और 3 को जरा ध्यान से देखिए, दोनों में मास सेम है, 4 कार्बन है, बट मैंने ऊपर लिखवाया जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, दूसरे वाले में ब्रांचिंग है, तीसरे वाले में ब्रांचिंग नहीं है, नहीं, तो ब्रांचिंग अगर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा, मतलब अगर जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन। तो दूसरे में ब्रांचिंग, दूसरे और तीसरे का मास सेम है, दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों में 4 कार्बन है, परंतु दूसरे वाले में ब्रांचिंग है। और हमें इस चीज का अच्छी तरह से पता है, ब्रांचिंग अगर होगी तो मास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो दूसरे और तीसरे में किसका कम होगा? दूसरे का कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, आएंगे। इसके बाद आप आगे सेगमेंट में चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आपको पहला करना है कंबशन रिएक्शन, मतलब जब बेंजीन को जलाया जाता है, सॉरी एल्केन्स को जलाया जाता है, तो एल्केन या एल्कीन या हाइड्रोकार्बन किसी भी को भी जलाया जाता है तो हमेशा O2 CO2 और एनर्जी देते हैं। तो एल्केन को जब जलाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो हमेशा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CH4 O2 में जलाया गया तो CO2 H2O मिला और एनर्जी मिली। अगर मैं मीथेन की जगह इथेन ले लूं तो भी यही प्रोडक्ट होंगे, प्रोपेन ले लूं तो भी ये प्रोडक्ट होंगे, बट हर बार बैलेंसिंग के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। जैसे इधर 2 आएगा और इधर 2 आएगा बैलेंस करने के लिए, तो अलग अलग जगह अलग अलग बैलेंसिंग के कोफिशिएंट्स आएंगे, प्रोडक्ट में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है मैंने आपको समझाया है, याद करिए। एल्केन का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है या लिमिटेड ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड ऑक्सीडेशन, मतलब एल्केन में अगर मैं कॉपर डाल दूं और 523 केल्विन टेम्परेचर डाल दूं, कॉपर एट 523 केल्विन, तो एल्केन से बन जाता है अल्कोहल। बट अगर मैं एल्केन में डाल दूं मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मतलब MO2O3, तो बन जाता है एल्डिहाइड। और अगर मैं उसी में डाल दूं CH3COO का होल ट्वाइस Mn, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, मान लो 2 कार्बन का एल्केन ले लिया C2H6, C2H6 को तुम CH3CH3 भी लिख सकते हो, इथेन। अब आ जाए पेपर में, ऐसा आ सकता है कि इसमें डाल दो कॉपर एट 523 केल्विन, तो बताओ क्या बनेगा? तो तुम्हें खुद समझना है, सर यहां पर क्या है? इथेन है सर, और कॉपर एट 523 केल्विन डालने पर क्या बनता है? अल्कोहल। तो बस 2 कार्बन का अल्कोहल बना दो, 2 कार्बन का अल्कोहल होता है ये, इसे कहते हैं इथेनॉल। वहीं पर अगर मैं इसमें डाल दूं MO2O3, पेपर में आ जाए सिर्फ इतना, ये सब नहीं, सिर्फ इतना आ जाए कि क्या बनेगा अगर मैं इथेन में MO2O3 डाल दूं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाल दूं, तो क्या होगा इथेन का? तो आपको पता होना चाहिए इथेन से बनता है एल्डिहाइड, मतलब यहां 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। CH3CHO इथेनॉल होता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर यहां पर मीथेन होता तो वहां मीथेनॉल बनता, प्रोपेन होता तो प्रोपेनॉल बनता, इस हिसाब से। और अगर मैं इसमें CH3COO का होल ट्वाइस Mn डाल दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड ये होता है
इसे हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। इस तरह से आप लोगों को ये काम करना है, इस तरह से ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करनी है। दो रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है इसकी एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या है कि अगर मैं एक बेंजीन सिंपल हेक्सेन ले लेता हूं, इसे हेक्सेन कहते हैं, चेक करिए ये हेक्सेन है आपका, ये हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, बस इसको ऐसे सजा के मैंने लिखा है हेक्सेन, ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है। बट अगर इसके अंदर मैं डाल दूं रेड हॉट Cr2O3 और टेम्परेचर 773 केल्विन, तो ये बेंजीन बन जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है। तो इसका मतलब एक सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक मतलब जिसमें रिंग नहीं है, वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इसी को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो क्या है एरोमेटाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड टू एरोमेटिक। एक एलिफेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक में बदल जाना, इसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन। और इसका आखिरी रिएक्शन चौथा आपको पढ़ना है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एल्केन। एल्केन का टूट जाना छोटे छोटे एल्कीन्स में, एल्काइंस में, डिकम्पोजिशन हीट करने पर, पायरो मतलब हीट, ब्रेक डाउन ऑफ हायर एल्केन्स into smaller alkane or alkenes etc. इसे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ब्रेकडाउन ऑफ ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, इसे कहते हैं पायरोलिसिस। एग्जाम्पल, अगर मैं C4H10 ले लेता हूं, ब्यूटेन ले लेता हूं, तो ब्यूटेन को तोड़ने पर C2H6 और C2H4 मिलते हैं, मतलब इथेन भी मिलता है और इथीन भी मिलता है, इसे कहते हैं पायरोलिसिस। बस ये चार रिएक्शन आपको करनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड पार्ट पर मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, एल्कीन्स। एल्कीन्स इस पूरे चैप्टर की जान है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्कीन्स है। एल्कीन्स की एक अलग से भी वीडियो मैंने डाल रखी है, पर वो आप लोग कह रहे हैं कि पूरी नहीं है, इसलिए मैंने आज की क्लास ले रहा हूं जिसमें पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन, कैसे तैयार कर सकते हैं एल्कीन को। एल्कीन को तैयार करने के तरीके, पहला तरीका जिससे एल्कीन तैयार हो सकता है वो है फ्रॉम एल्काइन। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड कर सकते हैं आप? एक सेकेंड। आई विल शेयर दिस स्लाइड्स, आप लोग आराम से करिएगा, अभी करंट वाली चीज करिए। फिलहाल स्लाइड्स आप लोगों के ग्रुप में शेयर हो जाएगी, फिलहाल आप इसको देखिए। फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से कैसे बनेगा? तो अगर मैं नॉर्मल एल्काइन ले लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें डाल देता हूं, याद करिए, कोई मुझे बताएगा एल्काइन में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? सर एडिशन ऑफ H2। नहीं बिल्कुल, पर एक स्पेशल मैंने वर्ड सिखाया था यहाँ पर, हाइड्रोजनेशन। नहीं, हाँ हाइड्रोजनेशन बिल्कुल, बट ये था पैलेडाइज चारकोल के साथ, याद है? क्या वर्ड था वो, कौन मुझे बताएगा पूरा? सर पार्शियली पैराडाइज डीएक्टिवेटेड। Partially deactivated charcoal. Yes. It is partially deactivated
चारकोल। और अगर मैं ये डाल देता हूं तो एक H इसके पास जाता है, एक H इसके पास, इसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आगे रिएक्शन नहीं होती। परंतु बच्चों अगर तुम कोई ऐसा एल्काइन ले लो, जैसे ये तो इथाइन था और ये बन रहा है इथीन, पर अगर कोई ऐसा एल्काइन ले लो जिससे सिस ट्रांस आइसोमर बन सके। क्या होता है सिस ट्रांस आइसोमर? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड रहते हैं उसे सिस कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से दो सेम चीजें सेम डायरेक्शन में रहती हैं, एक डायरेक्शन में रहती है, बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे सिस कहते हैं। और अगर वो ऑपोजिट साइड रहते हैं सिमिलर वाले ग्रुप्स, उनको हम ट्रांस कहते हैं, ट्रांस। जैसे कि ये अभी सिस ट्रांस नहीं बनाएगा ब्यूट 2 आइन, परंतु जब इसमें हाइड्रोजन डला जाएगा और वो ब्यूट 2इन बनेगा, उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनेगा। तो यहां पर दो केस आप लोगों को करने हैं। अगर मैं यही PD/C डालता हूं, PD/C, तो बनता है तुम लोगों का, तो बनता है C डबल बॉन्ड C। ध्यान से देखो ना, एक H इसके पास आ जाएगा, एक H इसके पास। अगर एक H इसके पास आ जाएगा, एक H इसके पास आ जाएगा, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को ध्यान से देखो, इसके पास कौन सी दो चीजें होंगी? एक होगी इसके पास हाइड्रोजन और एक होगा ये वाला CH3 पूरा ग्रुप। ध्यान से देखो, तसल्ली से देखो, एक होगा इसके पास हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और एक CH3। तो अगर मान लो CH3 ये है और हाइड्रोजन ये है, अब दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो जरा, इसके पास क्या क्या होगा? एक हाइड्रोजन और एक CH3। तो अगर उसका भी CH3 और हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए, इसे हम कहते हैं सिस, इसे कहते हैं सिस। और ये बनता है PD/C के डालने से, मतलब पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल से सिस बनता है, सिस आइसोमर, सिस ब्यूट 2इन बनता है इससे। और वहीं पर अगर मैं डाल दूं इसमें Na सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाल दूं, तो आप क्या देखेंगे? ट्रांस आइसोमर। मतलब ये वाला तो शायद ऐसे ही रहे, दूसरा वाला उल्टा रिवर्स हो जाए, मतलब H ऊपर और CH3 नीचे। अब देखो, दो CH3 ग्रुप अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड। उधर क्या थे? दो CH3 सेम साइड में थे। कोई एक ग्रुप सेम साइड या अपोजिट साइड होने से चलता है। यहां पर तो ये भी एक है और ये भी एक है, दो पेयर अपोजिट है, दो पेयर सेम साइड है। इसे कहते हैं ट्रांस ब्यूट 2इन। एक बात गौर करने लायक है बच्चों कि इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है और वो है लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ऐसी तरह से हमने इसको एक नाम दिया है बर्श रिडक्शन। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है, आपका काम है कि एल्कीन से, एल्काइन से यहां एल्कीन बन सकता है, बट उसके तरीके हैं दो, आपको सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है, सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है, ये आपको देखना है। इसके बाद एक दूसरा तरीका जिससे एल्काइन बन सकता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। DE शब्द का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो शब्द का मतलब है हाइड्रोजन, और हैलोजन शब्द का मतलब है हैलोजन। ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये है रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होते हैं। जैसे एक मैं नॉर्मल एल्कीन, हेलो एल्केन बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये है आपका क्लोरोइथेन, नॉर्मली दिस इज क्लोरोइथेन, ये क्लोरोइथेन है नॉर्मल। अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दूं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल की जगह कई बार सिंपल ALC डॉट भी लिखा जाता है और इथेनॉलिक भी लिखा जाता है, मतलब इथेनॉल भी तो अल्कोहलिक है, कोई भी अल्कोहल वो सॉल्वेंट है, उसका रोल नहीं है। इधर KOH मेन काम करेगा। कैसे? एक तो ये KCl निकल जाएगा और जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है अल्फा, उसने हेलोजन दे दिया, उसने हेलोजन दे दिया। उसके पास वाले कार्बन को कहते हैं बीटा, वो हाइड्रोजन देगा। किसका हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? उसका हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा, H2। मतलब अल्फा कार्बन ने दिया हेलोजन, बीटा कार्बन ने दिया हाइड्रोजन, इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसे इधर क्या बचा? CH2 बचा, बिल्कुल CH2। एक बॉन्ड पहले से था, यहां पर भी CH2 है, इसका एक बॉन्ड टूट गया, इसका एक बॉन्ड टूट गया, तो दोनों ने आपस में एक और बॉन्ड बना लिया और निकल गया KCl और निकल गया H2O। इधर बन गया हम लोगों का इथीन। सेम इसी तर्ज पर एक और रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, DE का मतलब है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, पानी का रिमूवल होना, रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब इसी तरह से मैं एक और हेलो एल्केन की जगह इथेनॉल ले लूं, ये था क्लोरोइथेन, इसी तरह से ये है इथेनॉल। सेम वही प्रोसेस है बच्चों, ये अल्फा कार्बन, इसके पास वाला बीटा कार्बन, ये OH है और ये H है। H और OH रिमूव हो जाना मतलब H2O हट जाना, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? वही सेम CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों? क्योंकि CH2 बचा, ये भी CH2 बचा और बीच में एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड आ गया और रिमूव हो गया H2, रिमूवल ऑफ वाटर। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिहाइड्रेशन इथेनॉल का समझाइए, या फिर सिंपल ये रिएक्शन दे दी CH3CH2OH ऐसी बनी हुई दे दी और इस पे लिखा आ गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा बताओ? कंप्लीट करो। या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों आ सकते हैं। और एक और बात बता दूं, ये दोनों रिएक्शनों में ही अल्फा और बीटा, अल्फा जा रहा है और बीटा भी जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी अल्फा बीटा, यहाँ पे भी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ने कुछ माइनस किया, इसलिए इसी रिएक्शंस को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। ये थी 3 प्रिपरेशन की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, सीधे आते हैं आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पहली ही रिएक्शन, वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड करना। अब DE नहीं है आगे,
डी होता तो रिमूव होता, हाइड्रोजन हैलोजन ऐड करना, उसमें रिमूव करना था, ऐड करना, उसका उल्टा, रिवर्स बेसिकली। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। आप लोग याद करिए, मैंने डेली क्लासेस में सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रखा है, हाइड्रोजिनेशन करवा रखा है, फिर हैलोजिनेशन करवा रखा है, बट मेन है हाइड्रो हैलोजिनेशन, जब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ ऐड होते हैं कैसे। इसके दो केस हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, दो भागों में मैंने बांट दिया स्क्रीन को, एक तरफ मार्कोनिकॉफ और एक तरफ एंटी मार्कोनिकॉफ। केस 1 मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ, इसमें आप लिखेंगे हाइड्रोजन goes to the carbon which has greater number of hydrogen atoms। मतलब हाइड्रोजन कहां जाता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। मतलब जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 में HBr अगर मैं ऐड करूंगा, हाँ जी, अगर मैं HBr ऐड करूंगा तो हमें देखने हैं ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तुम कहोगे सबसे इसके ज्यादा इसके पास है, नहीं भाई ये नहीं। क्यों? क्योंकि तो सिंगल बॉन्डेड है, हमें डबल बॉन्डेड में देखने हैं। डबल बॉन्डेड में किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? सर इसके पास है। हाइड्रोजन विल गो टू दिस, ब्रोमीन अल्टीमेटली गो टू दिस, ब्रोमीन इसके पास जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH Br। ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, 3 स्टेप्स मैकेनिज्म इन। स्टेप 1, सबसे पहले HBr कैसे टूटेगा? Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H प्लस और Br माइनस में। स्टेप 2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें H प्लस जाएगा, तो किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। कैसे? ये इसके पास जाएगा। इसके पास कब जाएगा? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। देखो ये दोनों अगर इसके पास आएंगे तो ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, तभी तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। नहीं तो CH3CH प्लस और ये CH2 था, ध्यान से देखो इसको, गोले को देखो, CH2 था, एक और ऐसा जाएगा तो CH3 बन जाएगा। पहले उसके पास नेगेटिव था, अब पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, बट इसके चार्ज का न्यूट्रल नहीं हुआ, ये एज इट इज अभी भी प्लस बना रहा। अब आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 3। ये रहा आपका ये, और Br माइनस अब जाएगा किसके पास? ऑब्वियसली प्लस के पास, तो CH3CH CH3 और Br इसके पास आ जाएगा। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे Br आए ऊपर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 स्टेप में खत्म हो गया भैया मार्कोनिक, 3 स्टेप में खत्म। पर अगर तुम्हें अब हाइड्रोजन इसका उल्टा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हाइड्रोजन, मुझे चाहिए हाइड्रोजन वहां है जिसका उसमें उल्टा प्रोसेस है, एंटी मार्कोनिकॉफ। केस 2, एंटी मार्कोनिकॉफ्स स्लैश, इसको एक और भी कहते हैं परऑक्साइड स्लैश, या फिर इसे कहते हैं खराश।
ये तीनों एक ही है। इनका मतलब क्या है? हाइड्रोजन गोस टू द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उसका उल्टा मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा है और इसमें HBr ऐड हो रहा है, इसका उल्टा मतलब हाइड्रोजन वहां जाए जहां पर कम हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहां आए। तो इससे बनेगा CH3 CH2, H इसके पास जाएगा तो CH2 और इसके पास जाएगा तो CH2Br। इसके स्टेप 1 मैकेनिज्म का स्टेप 1 थोड़ा सा टेढ़ा है। एक परऑक्साइड होता है जिसका नाम है C6H5COO का होल ट्वाइस। इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। ये एकदम हाफ में टूटता है। ये हाफ में टूट जाता है, दो है ना तो दो बन जाते हैं ऐसे। अब इसमें से CO2 गैस निकल जाती है। तो बच जाता है 2 C6H5 फ्री रेडिकल और 2 CO2 गैस। ये स्टेप 1 हुआ। दोबारा देखो ये था, ये बिल्कुल बीच में से टूट गया, C6H5 COO फ्री रेडिकल बन गए 2। फिर ये होगा, इसमें से CO2 गैस उड़ गया, 2 C6H5 फ्री रेडिकल बच गया और 2 CO2 उड़ गए। अब इसमें से एक C6H5 फ्री रेडिकल को ले लो तुम और इसको HBr में डाल दो, HBr में। तो ये HBr भी बीचों बीच में से टूटेगा, तो ये इसके साथ C6H5 और एक H क्या बना देगा? C6H6। अरे C6H5 और एक H क्या बना देगा? C6H6। और निकल जाएगा क्या? Br फ्री रेडिकल। अब तुम्हारे एल्कीन में ये Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3 CH CH2 बीच में से टूटेगा, फ्री रेडिकल है ना, बीच में से टूटेगा। अब ब्रोमीन आपको समझना है, ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा। ऐसे लिख लो या ऊपर लिख लो, ब्रोमीन ऐसे जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जुड़ने से ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है। कैसे? जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री स्टेबल होता है। बट अगर ऐसे ना बनता, मान लो ब्रोमीन इसके साथ पेयर कर लेता, तो ये कैसा फ्री रेडिकल बनता? CH2 पे फ्री रेडिकल। इससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अनस्टेबल फ्री रेडिकल है। तो आप जानते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। इस तरह से बनेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और आखिरी स्टेप में ये एक और HBr को तोड़ेगा, एक और HBr को तोड़ेगा और H को अटैक करवाएगा। और रह जाएगा Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल फिर स्टेप 3 में एक और एल्कीन को तोड़ेगा और ये लगातार ये स्टेप चलते रहते हैं। पीछे जगह कम थी इसलिए मैंने इधर बता दिया एंटी मार्कोनिकॉफ को। एंटी मार्कोनिकॉफ यहां बता दिया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोहैलोजिनेशन एल्कीन की। एक दूसरी एल्कीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है ओजोनोलाइसिस।
मतलब ओजोन की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना। किसको तोड़ना? एल्कीन को। तो मैंने भाई इसमें बड़ा शॉर्टकट आप लोगों को बता रखा है, जैसे CH3 CH2 है। इसमें दो चीजें होती हैं, पहले नंबर पर डलता है O3 और दूसरे नंबर पर डलता है ZnH2O। डायरेक्ट क्या बताया मैंने आप लोगों को भाई, यहां से डबल बॉन्ड तोड़ देना, इधर एक O लगाना, इधर एक O लगाना। ये हिस्सा क्या बन जाएगा चेक कर लो, CH3CHO। CH3CHO और वो हिस्सा क्या बन गया CH2O। CH2O कुछ नहीं होता, याद रखना, CH2O HCHO होता है। HCHO मतलब मीथेनल। तो इससे क्या क्या बन गया, इससे आप देख सकते हैं, ये प्रोपीन था, इधर बन गया है इथेनल और बन गया मीथेनल। अगर कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं डबल बॉन्ड पर, अगर इस तरह से डबल बॉन्ड पर अगर इस तरह से एल्काइलेशन हो तो कीटोन बनता है। तो इससे अगर देखो ध्यान से, O3 डाल देंगे और ZnH2 डाल देंगे, इधर एक हो इधर एक हो। इस वाले कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, क्या बन गया CH3CO CH3। ये क्या है? एक तरह का प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ही तो है भाई, CH3CO ऊपर CH3, एक ही तो है, प्रोपेनॉन ही तो है। टू मिथाइल ब्यूटूइन है। अब बचा हुआ क्या है? ये इधर CHO इथेनल। इस तरह से पेपर में आएगा। आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि कंपाउंड बता देंगे और कहेंगे भाई इसके ओजोनोलिसिस से बताओ क्या क्या मिलेगा। देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू नो। अगर मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करता हूं बच्चों, थर्ड, अगर मैं थर्ड करूं, बेंजीन का ओजोनोलिसिस करता हूं, तो आप बेंजीन को कृपया ऐसे बनाएं जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस करना चाहेंगे तो इस तरह से करेंगे बेंजीन का ओजोनोलिसिस। अब एक नंबर पर तुमने डाला O3 ओजोन, फिर डाला ZnH2O। अब ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक। जहां कहीं डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक एक ऑक्सीजन लगा दो। अब आपको देखना है, ये यहां से भी टूट गया, यहां से भी टूट गया, तो ये तो एक हिस्सा बन गया भाई। बिल्कुल, क्या रह गया उधर? CHO, इधर भी CHO, CHO ये बन गया। ये तो जब हम दूसरे वाले हिस्से को देखते हैं तो दूसरा वाला हिस्सा भी क्या बन गया? देखो CH, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, फिर उधर CH, उधर आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, तो ये CHO ही तो बन गया। और अगर आप तीसरे हिस्से को देखो तो जनाब तीसरा हिस्सा भी CHO ही बन रहा है और 3 CHO बन जाएंगे। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअल। ये ई हटा नहीं क्योंकि इसके बाद डी है, चेक करो, वॉवल नहीं है। इथेन क्योंकि 2 कार्बन है, 1 पे भी एल 2 पे भी एल, इथेन 1,2 डाइअल। बेंजीन के ओजोनोलिसिस से मिलता है इथेन 1,2 डाइअल, 3 मोल्स मिलते हैं।
पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, बहुत अच्छा। क्या है वो क्वेश्चन कि अगर मैं बेंजीन के इस केस में डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर दूं, ध्यान से, रेजोनेंस होता है ना, हम जानते हैं बेंजीन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन Yes, sir. ऑन चेंजिंग, लगातार चेंज होती रहती है। तो यहां डाल दूं सिंगल बॉन्ड, चेंज कर देता हूं सारे ऑल्टरनेटिव पे, चेक करो मैंने चेंज कर दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का, मैंने चेंज कर दिए सारे। अब क्या प्रोडक्ट पर कोई बदलाव नजर आएगा? तो आइए देखते हैं। तुम कहोगे यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, तो सर ये एक हिस्सा बन जाएगा, इधर एक हो इधर एक हो, तो ये बन गया CHO CHO। सर ये तो सेम है, चलो दूसरा देखते हैं। यहां टूटेगा CHO CHO, सर ये भी सेम है। यहां टूटेगा ये CHO ये CHO, तो इसका मतलब सर CHO CHO ही मिला, नो चेंज। इसका मतलब बेंजीन में अगर मैं बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर देता हूं तो इससे प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं आता। तो इसका मतलब इससे प्रूव हो रहा है कि बेंजीन में रेजोनेंस के दौरान कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तुम कहोगे मतलब सुनो मेरी बात, तुम्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता, तुम कह रहे हो बेंजीन एक ऐसी आइटम है जिसमें डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। मैं कहूंगा बेटा हर बार बेंजीन के हाइड्रोलाइसिस ओजोनोलाइसिस से सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम बन रहे हैं। तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट इसलिए सेम बन रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पर भी वही होगा, सेम बनेगा। इससे क्या तर्क निकला? इससे तर्क निकला कि ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स in benzene, the product remains same. Product remains same. प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। परंतु अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करूं, तुम कहोगे ये क्या बात कर दी सर आपने? अरे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब नॉर्मल बेंजीन जिसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ लगा दिया कार्बन में, मतलब CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे था। तो अगर मैंने इस कार्बन के हाइड्रोजन्स को हटाकर कुछ एल्काइल ग्रुप लगा दिया, जैसे इधर और इधर एक लगा दिए, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम वैसे तो नॉर्मली ये क्या है, वैसे नॉर्मली ये इस तरह से दिखता है, इसको कहते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका दूसरा नाम है जाइलीन, ऑर्थोजाइलिन। फंक्शनल ग्रुप अगर यहां कुछ भी लगा हो, इसके पास वाली पोजीशंस को ऑर्थो कहते हैं, उसके बाद वाली पोजीशंस को मेटा कहते हैं, और ठीक सामने वाली पोजीशन को पैरा कहते हैं। जहां पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसके आसपास की पोजीशन ऑर्थो, उसके बाद वाली पोजीशन मेटा और आखिरी पोजीशन पैरा, ये समझ लो आप। तो यहां पर ये ऑर्थो है इसलिए क्योंकि ये इधर लगा है, ये इसके बाद वाली तो ऑर्थो। अब हम देखते हैं कि सर अब आता है रियल चैलेंज। क्या है रियल चैलेंज भाई साहब, बता दो रियल चैलेंज क्या है? कि हमें ये प्रूव करना है कि वाकई में बेंजीन में रेजोनेंस होता है और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट में बदलाव आएगा। डबल बॉन्ड के मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, ध्यान से देखो इधर, ऐसे ऐसे और ऐसे चेंज कर दिया।
पर नॉर्मल बेंजीन पे नहीं आता, वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे आता है। याद कर लो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, जिसमें बेंजीन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रखा हो, बेंजीन पे कुछ मिथाइल विथाइल लगा हो, जैसे इधर लगा। अब तोड़ो इधर, ये यहां से टूटेगा भाई साहब, देखो ध्यान से, यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, जहां डबल बॉन्ड तोड़ो एक एक ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, इसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने, पहले नंबर पर डाला था ओजोन और दूसरे नंबर पर डाला था Zn और H2O। अब ये एक टुकड़ा तो ये बन गया भाई साहब, इधर क्या बन गया, CHO। CHO सर ये तो सेम ही है। अच्छा दूसरा टुकड़ा चेक करो, दूसरा टुकड़ा क्या है, CHO। CHO इसका मतलब अब तक सेम है, बट ये चेंज हो गया सर, क्यों, ये क्या है सर, इस पे जरा गौर फरमाइए, इस पर क्या है, ये अलग है कुछ। तो मैं पहले लिख दो, दो CHO तो मिल रहे हैं, और इधर क्या मिल रहा है, ये वही है अपना पुराना इथेन 1,2 डाई अल। इसके अलावा क्या मिल रहा है सर, ये चीज, ये क्या है, इसको मैं जरा जूम करके बना देता हूं। CH3CO लग जाएगा इधर ऑब्वियसली, एक ही बात है, डबल बॉन्ड हो, फिर C डबल बॉन्ड हो, CH3, ये है। तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CO डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH3। देख लो ऐसे करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जनाब, यही तो है ये। या फिर CH3COCOCH3 ऐसे भी लिख सकता हूं, पर ये ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। इधर कितने कार्बन है, 4। ब्यूटेन ई हटा दिया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सेकंड कार्बन पर ऑन है और थर्ड कार्बन पर ऑन है, तो ब्यूटेन 2,3 डाई ऑन, ये मिल गया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल चुकी है, हाँ जी। अब तोड़ो जरा सा, यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, इधर एक ओ, इधर एक ओ। इसको चेक करिए, ये क्या बन रहा है, CHO बन रहा है सर, ये तो वही पुराना अपना बन रहा है। CHO बन रहा है सर। इसके अलावा यहां जरा चेक करिए, ये क्या है, यहां एक हो, यहां एक, इसको, ये क्या है सर, इसको जरा अलग से जूम करके बनाओ जरा, क्या है ये चीज है CHO, फिर C, फिर CO मतलब C डबल बॉन्ड हो, फिर ऊपर CH3, ये चीज है, ये चीज बन रही है, चेक कर लो भाई, CHO CO CH3, ये बन गया। मैं इसको लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी CHOC डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे करके भी लिख सकता हूं, चेक कर लो, एक ही बात है सर, बिल्कुल। इसका नाम क्या है, इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, और हमने जीओसी में आपको पढ़ा रखा है, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी में लिया जाता है और नाम के पीछे अल ही लगता है, और उस केस में कीटोन कीटो ग्रुप बन जाता है, कीटो। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो प्रोपेन 2 पे कीटो, 2 कीटो, प्रोपेनल 2 कीटो या फिर 2 ऑक्सो प्रोपेनल। और जो तीसरी चीज है वो भी यही है, चेक कर लीजिए आप लोग, CH3CO फिर CHO, सेम वही है, वही आइटम बन रही है। इसका मतलब सर, अब लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने कहा हाँ दिखाओ भाई बिगर पिक्चर क्या है सर, इस केस में ये प्रोडक्ट बन रहे थे और इस केस में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं।
इससे ये प्रूव होता है बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। बट ये सिर्फ बेंजीन में ऑब्जर्व नहीं की जाएगी, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑब्जर्व की जाएगी। Hence, in substituted benzenes, it is proved that benzene undergoes resonance as on changing the position of double bonds products will change, product change होंगे, products will change, product change होंगे। चलिए, इसके बाद ये दो बहुत ही मेन अहम रिएक्शंस थी। इसके बाद एक और रिएक्शन बस मैं बताऊंगा, दो रिएक्शन और, तीसरी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आप इसमें H2O डालते हैं और डालते हैं कोल्ड एंड एल्कलाइन KMnO4, तो ये अल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीजन देगा, तो इससे दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और दो ऑक्सीजन, तो मतलब दो OH हो जाएंगे। दो OH हो जाएंगे तो CH2 का बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा। इसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, ये इथीन है, इथेन 1,2 डाइऑल, इसे विसिनल भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप लगातार दो कार्बन पर आता है उसे विसिनल डाइऑल भी कहते हैं। और आखिरी रिएक्शन फोर्थ, इसे कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे N ले लिए जाते हैं और डाल दिया जाता है, लिख दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। तो ये डबल बॉन्ड आपस में टूट जाता है और इस तरह से N लग जाता है और पॉलीथीन बन जाता है। तो N नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स हैं ये, और यहां पर ये बन गया है पॉलीथीन। तो ये चार अहम रिएक्शंस थी, किसकी? इथीन की, एल्कीन की। इसके बाद तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं जो है एल्काइंस। एल्काइंस की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूं, बहुत लिमिटेड है एल्काइंस, आप जानते हैं बहुत छोटा है। पहला फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाया जाता है? CaC2 में दो H2O डाल दिए जाते हैं। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसका नाम कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसमें दो H2O पानी डाल दिए जाते हैं, तो दो C दो H के साथ बना देते हैं C2H2 और बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से दूसरा है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, ये शब्द मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। जब एक ही तरह के दो फंक्शनल ग्रुप लगातार दो जुड़े होते हैं,
इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दो पहले, तो ये रिएक्शन मैंने आपको अभी बताई थी पहले, थोड़ी देर पहले, कि K जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और जो कार्बन Cl देगा उसके पास वाला कार्बन देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH H2O निकल जाएगा, तो माइनस KCl माइनस H2 निकल जाएंगे। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCl CHH और इधर बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। इसमें दोबारा से जब NaNH2 डाल दिया जाता है तो रिएक्शन फिर आगे जाती है, NaCl के साथ निकलता है और उसके पास वाला कार्बन H देता है और NH2 और NH3 निकलता है, मतलब माइनस NaCl माइनस NH3। सो प्रोडक्ट बनता है, इसके पास CH रह जाता है, एक और बॉन्ड आ जाता है और इथाइन बन जाता है। इस तरह से एल्काइन बनने के मात्र दो तरीके हैं, कैल्शियम कार्बाइड से, विसिनल डाइहैलाइड से। बड़ी अच्छी तरह से देख लीजिए आप। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में जाता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मैं जब डिस्कस करता हूं तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी आती है एसिडिटी। और आपको पढ़ना है, मैंने आपको समझा रखा है कि एल्काइंस के पास है sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये मैंने आपको समझा रखा है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, याद करिए, होता है 50% s कैरेक्टर, which is responsible for acidity of alkynes, जो alkynes की एसिडिटी का कारण बनता है। एक और बात याद रखिएगा, एल्कीन्स कैसे, रिएक्शन क्या है, जैसे CH, इसमें मैं 2 Na डालता हूं, देखो रिएक्शन देखो क्या होगी, ध्यान से, ये जो एल्काइन है ना, ये 2 ले लो और 2 Na ले लो, तो ये H यहां से चला जाएगा, इथाइन का जो H है वो चला जाएगा, ये दे देता है, एसिडिक तभी तो होता है जो H देते हैं। तो बनेंगे क्या, 2 CH ट्रिपल बॉन्ड C और 2 Na उनकी जगह बैठ जाएंगे और वो 2 H वहां से निकलकर बन जाएंगे H2। तो ये एक रिएक्शन है जिससे शो होती है एसिडिटी ऑफ एल्काइन। अगर पेपर में आ जाएगा कि एल्काइन की एसिडिटी शो करो, तो ये एक रिएक्शन है जिसके द्वारा आप शो कर सकते हैं एल्कीन की एसिडिटी। इसके अलावा एक चीज और है इंपॉर्टेंट, इधर 2 चीजें और हैं बस। एक एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर होता है एक रीअरेंजमेंट जिसे हम टॉटोमेराइजेशन कहते हैं। मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH में HOH ऐड कर दो बाबूजी, H प्लस की प्रेजेंस में। H प्लस का मतलब होता है एसिड। तो क्या होता है, H जाएगा इसके पास, OH जाएगा इसके पास। वैसे तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन की तरफ जाना चाहता है जिसके पास ज्यादा कार्बन होते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों के पास बराबर मात्रा में हाइड्रोजन होते हैं, तो कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, इस तरह से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसे कहते हैं इनऑल। और जहां पर जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, अगर उसी कार्बन पर अल्कोहल हो, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है अगर उसी कार्बन पर अल्कोहल हो, तो आप समझ लीजिए ये सूचक है, कंडीशन है कि वहां पर एक रीअरेंजमेंट होने वाला है, और वो रीअरेंजमेंट होता है टॉटोमेराइजेशन। उस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं टॉटोमेराइजेशन।
टॉटोमेराइजेशन। क्या होता है इस टॉटोमेराइजेशन में, मैं आपको बताऊं। ये वाला बॉन्ड इधर जाता है और ये वाला H इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड उधर तो H इधर, तो क्या बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट CH3 डबल सिंगल बॉन्ड बन चुका है क्योंकि बॉन्ड उधर छूट चुका है और ये बन चुका है, तो ये बन गया है इथेनल। देख लीजिए प्रोडक्ट पूरी तरह से बदल गया है, इथाइन बन गया है इथेनल। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, CH3CH, इसमें HOH जाएगा H प्लस की प्रेजेंस में, H अब इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। आप इसके पास मत भेजिएगा भाई, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और OH जाएगा इस कार्बन के पास, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और इधर होगा एक टॉटोमराइजेशन। ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला H इधर, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन, ये था प्रोपाइन। तो इस तरह से इसमें ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और केमिकल प्रॉपर्टी यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलीमराइजेशन। कौन सी वाली? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जो क्या कहती है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये एक इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये एक इथाइन है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये एक इथाइन है। और इसमें अगर मैंने डाल दिया रेड हॉट Fe ट्यूब 873 केल्विन की प्रेजेंस, 873 केल्विन की प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? एक इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे होगा, एक इसका इधर ऐसे, एक एक टूट जाएगा। एक इसी तरह से फ्री रेडिकल में ये टूटेगा, फ्री रेडिकल में इधर होगा, इसी तरह से ये इधर जाएगा और ये इधर टूटेगा, ऐसे होगा। तो एक बार जरा चेक करिए इधर क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH CH डबल बॉन्ड CH, इधर एक नया बॉन्ड, इधर एक नया बॉन्ड, इधर एक नया बॉन्ड। इस तरह से बेंजीन की फॉर्मेशन होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 मोल्स ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH जब लिए जाते हैं, रेड हॉट Fe ट्यूब में और 873 केल्विन में, तो बनते हैं बच्चों बेंजीन। बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ये 3 अहम रिएक्शन है किसकी? एल्काइन की। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मैंने तीनों की अहम अहम सारी रिएक्शंस बता दी। आखिरी सेगमेंट पर चलते हैं। आखिरी सेगमेंट है बेंजीन। अगर मैं बेंजीन की प्रिपरेशन की बात करूं तो वो तो हम कर ही चुके हैं, याद करिए। पहली रिएक्शन जहां से बेंजीन बनता है वो हम लोगों ने करा, कहां से? फ्रॉम एरोमेटाइजेशन ऑफ एनहेक्सेन, एनहेक्सेन के एरोमेटाइजेशन से, ये हम कर चुके हैं, याद करिए। CH3 CH2 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 CH3, क्या कैटलिस्ट था? Cr2O3 773 केल्विन, क्या बन रहा था? बेंजीन। दूसरा भी अभी भी करा, क्या? फ्रॉम साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन।
इथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें 3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिए, रेड हॉट Fe ट्यूब लिया, 873 केल्विन टेम्परेचर लिया और लिया टेम्परेचर 873 केल्विन और बेंजीन बन गया। तीसरा भी हम कर चुके हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन पर COOH, और अगर तुमने इसमें NaOH और CaO डाल दिया, तुम्हें अच्छी तरह से पता है इसमें COO ग्रुप उड़ जाता है, आज ही बताया मैंने अभी भी, COO ग्रुप उड़ जाता है। CO ग्रुप उड़ जाता है तो बेंजीन पे वो हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बेंजीन की खाली वैलेंसी को पूरा कर देगा और बन जाएगा बेंजीन। तो बेंजीन बनाने के ये 3 अहम प्रिपरेशंस मैंने आपको बता दी। मैंने पहली क्लास के शुरुआत में कही थी, हम सारी रिएक्शन नहीं कर रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, मतलब इन रिएक्शनों को आपको घोल के पी जानी है, इसी में से सब कुछ आने वाला है। और अब आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और वो है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक। एक चीज बताना चाहूंगा कि बेंजीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डबल बॉन्ड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं और वो सिंगल बॉन्ड बनना चाहते हैं। डबल बॉन्ड्स हाईली अनस्टेबल, वो सिंगल बॉन्ड बनना चाहते हैं। बट बेंजीन के डबल बॉन्ड्स स्टेबल है। बेंजीन के डबल बॉन्ड्स चीजों को ऐड कर कर एडिशन रिएक्शन देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड्स रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। तो आप क्या लिखोगे? Although double bonds are unstable and undergoes addition reaction, while benzene, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, बेंजीन के अंदर तीनों डबल बॉन्ड है फिर भी वो स्टेबल है। बेंजीन हैज 3 double bonds still stable and do not shows high tendency of addition reaction due to its stability through resonance, क्योंकि ये रेजोनेंस के जरिए स्टेबल है। अब जब भी मैं बेंजीन बताया करूं, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया करूं, अगली लाइन में वही लिख रहा हूं, बेंजीन अंडरगोज क्विकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन क्विकली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये रहा बेंजीन। बेंजीन के पास हाइड्रोजन है और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, याद करिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चीज आती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चीज हो, वो हाइड्रोजन पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर लग जाता है और H+ निकल जाता है, मतलब H+ और ये एक दोनों से स्वैप हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी है बेटा? 5, मरते दम तक याद रखना, ये 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? आइए देखते हैं ये 5 कौन सी हैं। ये रहा आपकी बेंजीन, ये रहा H, हर जगह H है, एक जगह H दिखाने का मतलब है शो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। पहला
हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का लगाना। हैलोजन कैसे लगता है? इसके अंदर डालते हैं Cl2 प्लस AlCl3, एक H एक Cl के साथ बना देगी HCl और एक क्लोरीन उधर लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन, जिसमें HNO3 डालते हैं और H2SO4 डालते हैं। HNO3 को मैं अलग से ऐसे लिख सकता हूं HO और NO2, ये OH इस H के साथ H2O बना देगी और NO2 ग्रुप लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। तीसरा है सल्फोनेशन, जिसमें H2SO4 डाल देते हैं, सिर्फ H2SO4, और H2SO4 का HO अलग कर दूं तो बचेगा SO3H ग्रुप, सल्फोनाइल लग जाना। ठीक है। इसके अलावा दो रिएक्शन और है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल और क्राफ्ट। अल्काइलेशन, जिसमें CH3Cl डलता है और एनहाइड्रस सूखा हुआ AlCl3 डलता है। इससे Cl जाता है H के साथ और बेंजीन पे लग जाता है CH3। और अगर मैं करता हूं एसाइलेशन, जिसे एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, जिसमें CH3COCl डालते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, तो ये Cl निकल जाता है और बेंजीन पे लग जाता है COCH3 ग्रुप। अगर मैं नाम की बात करता हूं, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है सल्फोनाइल बेंजीन, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टोलुइन भी कहते हैं, और इसका नाम एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ठीक है। हिमानी कहां चले गए थे? तुम सो गए थे क्या? गायब हो गए थे बीच में से, फिर तुमने रिजॉइन किया अभी अभी। मैंने तो दूसरा डिवाइस खोल ही रखा है, मुझे तो पता ही चल रहा है कौन है कौन नहीं है। चलिए, इसके बाद बस 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का। चलो आज की क्लास खत्म करता हूँ, स्लाइड भी खत्म हो गई है। मैंने सारे के सारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इन सब के अहम टॉपिक्स बता दिए।